किसी को भी कुछ भी नहीं? कुछ पूछना भी है? लोग ज्वाइन किए नहीं तो आज ले लेते हैं। ये बहुत कम है। चलिए आज हम लोग ना एसिम्प्टोट ही पढ़ते हैं और पोलर इक्वेशन के फॉर्म में अगर एसिम्प्टोट निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं? पोलर फॉर्म किसी को पता है स्ट्रेट लाइन का क्या होता है? बता सकते हो कोई भी? क्या मैम? पोलर फॉर्म ऑफ इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का किस तरह का होता है, उसमें कैसे इंफॉर्मेशन होता है हमारे पास? चलो देखते हैं। एक वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैम। नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो फिर आपका स्ट्रेट कार्टेशियन फॉर्म हुआ ना। पोलर में होता है एंगल के फॉर्म में इंफॉर्मेशन रहता है। जैसे मान लो अगर ये हमारा स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन को आप रिप्रेजेंट करते हैं, जो स्ट्रेट लाइन है ऑरिजिन का डिस्टेंस होगा, तो ये कुछ ऐसा होता है। और इस पॉइंट को आप जनरली लिखते क्या है, एक्स और वाई। पॉइंट का वैल्यू होता है मैम। हाँ, अब ये एक्स, हाँ tan का वैल्यू होगा एंगल के फॉर्म में। और ये जो एंगल यहाँ पे जो बन रहा है एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, ये थीटा हमारा होता है। और अगर इसके हिसाब से हम देखें तो मान लो ये हमारे पास कॉस थीटा जो आएगा, दैट कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बताओ तो इसके हिसाब से। सपोज दिस डिस्टेंस इज समथिंग, दिस डिस्टेंस इज समथिंग, क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस, सॉरी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। यस मैम। यहाँ हमारे पास y है, ठीक है। मान लीजिए अभी यहाँ y हम नोट कर रहे हैं, ये कोई कांस्टेंट डिस्टेंस होता है जनरली, और बाई बाई, और मान लो ये जो डिस्टेंस है हाइपोटेन्यूज है, सपोज हम r ले लें क्योंकि ये पूरा रोटेशन होता है, वाई बाई आर। दैट इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं r cos थीटा इज इक्वल टू y। वाई वाई y का वैल्यू आपको मिल गया ना, r cos थीटा। तो यहाँ हम अगर नोटेशन कुछ ऐसे डालें, r cos थीटा, इसी तरह tan साइन का वैल्यू निकालो। जब हम साइन का वैल्यू निकालेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज। हम एक्स बाई आर हो जाएगा। परपेंडिकुलर यहाँ हमारे पास, एक मिनट जस्ट उल्टा हमने लिख दिया गया, cos थीटा ये है, सो आपके पास बेस बाई ये होता है ना, सो दिस बेस इज व्हाट, x, यहाँ हो जाएगा x, उल्टा एक्स बाई आर हो जाएगा। x, तो ये रिप्लेस हो जाएगा, ये आपका x का वैल्यू है और ये जो होगा वो साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ पे देखो साइन थीटा करोगे तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर जो है वो क्या है, बाई बाई आर। दिस इज वाई y बाय आर। r। तो यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है हमारे पास, r साइन थीटा दैट इज इक्वल टू y। वाई यस मैम। तो यहाँ पे आप इस कोऑर्डिनेट को लिख सकते हो, उस y को r cos थीटा सॉरी एंड r sin थीटा। ये जो सिस्टम है, ये पोलर सिस्टम में हमें इंफॉर्मेशन है x और y का, लेकिन वो कैसे है, एंगल के फॉर्म में। और इसी तरह का अगर आपको एंगल के फॉर्म में इंफॉर्मेशन हो, जो हमारे पास x और y के टर्म में इंफॉर्मेशन होता है, उसको हम कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं, नंबर के फॉर्म में होता है। यहाँ पे एंगल के फॉर्म में इंफॉर्मेशन हो, तब हम एसिम्प्टोट कैसे निकालेंगे, ये है। तो पोलर फॉर्म बोलो या फिर एंगल के फॉर्म में हो, तो हमें उसे पोलर फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। अब इसी में अगर पोलर फॉर्म के टर्म में आपके पास इंफॉर्मेशन हो तो कैसे बनाना है, मतलब एसिम्प्टोट फाइंड आउट करना है, ये हमें सीखना है। तो मान लो एक एग्जांपल लेके हम कर लेते हैं। सपोज हमारे पास r थीटा,
इज इक्वल टू सम कांस्टेंट है, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू है r थीटा इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। तो जब भी एसिम्प्टोट निकालना होगा तो आपने देखा होगा हम लोगों के पास कुछ स्टेप था 1 2 3 4, उसके बाद हमें एसिम्प्टोट मिला था। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप होता है इसमें, अगर आपके पास इस तरह का क्वेश्चन हो, कुछ भी एंगल के फॉर्म में इंफॉर्मेशन हो, पोलर फॉर्म में इंफॉर्मेशन हो, तब कैसे बनाना है। स्टेप 1 जो होगा, क्या करना है, सबसे पहला काम हमें करना है पुट r इज इक्वल टू कुछ भी वेरिएबल दैट इज 1/u है, वैल्यू पुट करना सबसे पहला काम है। जैसे हम एसिम्प्टोट नॉर्मल फॉर्म में कैसे निकालते थे, x का वैल्यू 1 रख देते थे, y का वैल्यू m कर देते थे, फिर हम लोग फर्दर सॉल्व करते थे तो रिजल्ट मिलता था। तो पहला काम हमें ये करना है, पुट r इज इक्वल टू 1/u इन दिस इक्वेशन, जो भी इक्वेशन है यहाँ पे हमको मान लीजिए पहला स्टेप हमें ये करना है। जब ये हम करेंगे r इज इक्वल टू 1/u, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा r थीटा, और r थीटा की जगह आप क्या लिखोगे, r थीटा इज इक्वल टू a है, तो 1/u हो जाएगा, मतलब थीटा बाई u। सो थीटा बाई u इज इक्वल टू क्या हो गया, ध्यान से देखिएगा, कोई स्टेप मिस नहीं करिएगा, थीटा बाई u इज इक्वल टू a। अब अगर यहाँ से वैल्यू हमें जानना है, ये थीटा बाई ये u इज इक्वल टू a है, तो आपको पता है थीटा कांस्टेंट होगा, a कांस्टेंट है, u जो है वो वेरिएबल है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा बाई a इज इक्वल टू u। तो u का वैल्यू हमें यहाँ से मिल गया, जो हम कंसिडर कर रहे थे, u का वैल्यू हमें मिल गया। अब स्टेप 2 में क्या करोगे, सेकेंड स्टेप में क्या करना है, हमें इस वेरिएबल को, जो u हमने कंसिडर किया था, u को टेंड कराना है 0 की तरफ। अब मुझे बताओ, जब ये वैल्यू 0 की तरफ टेंड करेगा तो ऑब्वियसली ये भी वैल्यू 0 की तरफ टेंड करेगा, बिकॉज दोनों इक्वल है, करेगा। यस मैम। ये टर्म 0 कब होगा, ये टर्म 0 कब होगा, जब न्यूमरेटर 0 हो। दैट मीन्स आप लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज थीटा टेंडिंग टू 0, बिकॉज थीटा जब तक टेंड टू 0 नहीं होगा, ये टर्म 0 नहीं होगा, तब तक इधर वाला टर्म 0 होना नहीं है। और a इंफिनिटी हो जाए तब क्या होगा, तब तो समथिंग बाई इंफिनिटी 0 बाई इंफिनिटी, वो तो अलग ही फॉर्म आ जाएगा ना। अब बताइए एक चीज, थीटा टेंड टू 0 है, टेंड टू 0 है मतलब ऐसा कोई वैल्यू थीटा का जरूर मिलेगा जिसके लिए वो 0 की तरफ इज इक्वल टू 0 हो जाए। बताओ, टेंडिंग टू 0 है मतलब एग्जैक्टली 0 नहीं है, बट कोई ऐसा पर्टिकुलर वैल्यू होगा थीटा का जो कि उसको 0 के इक्वल बना देगा, ऐसा हो सकता है, बताओ। नियर टू 0 है, एग्जैक्टली 0 नहीं आ रहा है हमारे पास, टेंडिंग टू 0, यू अगर आप 0 ले रहे हैं इज इक्वल टू 0, तो ये टर्म आ जाएगा, यू टेंड कर रहा है 0 की तरफ तो थीटा टेंड करेगा 0 की तरफ, और कोई ऐसा पर्टिकुलर वैल्यू नियर अबाउट मिल जाएगा जिसको हम थीटा 1 कंसिडर कर रहे हैं और जो कि 0 के इक्वल हो जाएगा। सो ये 2 स्टेप है हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप जो है द थर्ड स्टेप, तो थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, अब जो फंक्शन आपको मिला है u, इस फंक्शन को आपको डिफरेंशिएट करना है। जब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे तो du आएगा, और किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, हमारे पास फंक्शन थीटा के फॉर्म में है, इसे हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं du बाई डी थीटा। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास ये टर्म LHS में ये आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करोगे 1/a इज अ कांस्टेंट एंड थीटा का डिफरेंशिएशन जो होगा वो क्या होगा 1। सो ये 1/a हमारे पास ये टर्म, ठीक है। सपोज एक इक्वेशन हमें ये मिल गया, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन के हेल्प से हमें नेक्स्ट टर्म पे जाना है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। नो मैम। नहीं, चलो नाउ फोर्थ स्टेप।
है उसमें क्या बोल रहे हैं हम, एक टर्म डिफाइन होता है P एंड दैट इज इक्वल टू लिमिट, इसी से हमें मिलेगा एसिम्प्टोट, दैट इज इक्वल टू लिमिट थीटा टेंड्स टू थीटा 1, जो ये इधर हम निकाले हैं वही कंडीशन है बस, थीटा टेंड्स टू थीटा 1 एंड माइनस डी थीटा बाई डी यू आपको ये वैल्यू निकालना है, P इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ देखो लिमिट थीटा टेंड्स टू थीटा 1 है तो ये तो हमारे पास एज इट इज रहेगा, और थीटा टेंड्स टू थीटा 1 है तो आप ये भी लिख सकते हैं ये टेंड्स टू 0 है, थीटा टेंड्स टू 0, दोनों में से कोई भी टर्म यूज कर सकते हैं। सो लिमिट जो है हमारे पास दैट इज थीटा टेंड्स टू 0, दोनों एक ही टर्म को मीन कर रहा है, थीटा टेंड्स टू 0 कर दो या थीटा टेंड्स टू थीटा 1 करो। सो दिस टर्म इज इक्वल टू, अब वैल्यू मुझे बताइए, ये टर्म तो माइनस ऑलरेडी है, डी थीटा बाई डी यू चाहिए आपको, लेकिन आपके पास ये क्या मिला है डी यू बाई डी थीटा, तो हम लिख सकते हैं इसका वैल्यू डायरेक्टली ए। यस मैम, बट मैम P इक्वल टू ए आया कैसे? क्या ये वाला कौन सा, ये P इक्वल टू लिमिट थीटा टेंड्स टू थीटा 1, ये लिखे कैसे आप? ये देखो सेकंड स्टेप में देखो ना, नहीं मैम वो तो समझ में आ रहा है, मतलब ये लिमिट आया कहाँ से? आप अपने लिमिट मन से लगाए हैं? ये डिफाइन कर रहे हैं, ये डिफाइन कर रहे हैं, क्यों आ जा रहा है ओ, ठीक है, दिस इज माइनस ए आपका टर्म आ गया। अब देखो यहाँ पे तो आ रहा है माइनस ए, थीटा का तो कोई टर्म ही नहीं है, तो ये जो टर्म होगा इस पे तो थीटा एप्लीकेबल ही नहीं है, जो लिमिट हम लगाने वाले हैं ये लिमिट इस पे एप्लीकेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे थीटा का कोई टर्म ही नहीं है, सिर्फ ए आ रहा है, ये बाहर आ जाएगा मैम, ए सिंपली बाहर आ जाएगा, लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगा। सो आप सिंपली इसका वैल्यू लिख सकते हैं P इज इक्वल टू माइनस है जो आप सॉल्व करके ला रहे हैं, दिस टर्म इज इक्वल टू माइनस ए, ठीक है। अब इतना करने के बाद, फोर्थ स्टेप करने के बाद हमें क्या करना है, टर्म डिफाइंड है, ये सारा टर्म हम स्टेप करके बता दे रहे हैं क्वेश्चन में, जो सॉल्व करना है वो भी बता देते हैं क्या है। जो नेक्स्ट स्टेप है फोर्थ स्टेप के बाद, फिर इसको पहले एक डिफाइन ही कर लो टर्म, दिस इज आर इज इक्वल टू जो है वो है आपका फंक्शन ऑफ थीटा, फंक्शन ऑफ थीटा ये आप उस कर्व से समझ सकते हैं जो अभी हम लोगों ने बनाया था, ये वाला, ये जो है आर ये फंक्शन ऑफ थीटा है। सो आर इज इक्वल टू एफ थीटा, और जो एसिम्प्टोट है उसी को P से रिप्रेजेंट, P टर्म, अच्छा P टर्म पोलर फॉर्म ऑफ इक्वेशन में हम लोग इक्वेशन जो सॉल्व करते हैं वो क्या होता है, P इज इक्वल टू समथिंग होता है ना, पोलर फॉर्म ऑफ इक्वेशन याद है एग्जैक्टली नॉर्मल के टर्म में क्या लिखते हैं हम, रुको वो भी बता देते हैं, R इज इक्वल R इंटू एफ थीटा जो है दैट इज R साइन थीटा 1 माइनस थीटा इज इक्वल टू P, यही आपको एसिम्प्टोट देता है, R साइन थीटा 1 माइनस थीटा इज इक्वल टू P, यही हमारा एसिम्प्टोट है। अब एसिम्प्टोट में ये सारे वैल्यूज जब हम पुट करेंगे तो हमें जो इक्वेशन मिलेगा दैट इज द इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट। सो यहाँ पे अगर हम एसिम्प्टोट निकालना है इस सारे फंक्शन के अकॉर्डिंग तो हमें सारा वैल्यू रखना पड़ेगा, आर एज इट इज, आर चेंज नहीं हुआ है हमारा, सो आर एज इट इज
साइन थीटा एज इट इज। यहाँ पे θ1 का वैल्यू 0 आया था, तो ये वैलिड ही नहीं है। सो θ1 है दैट इज 0, 0 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू p। और ये जो वैल्यू आया है p का वैल्यू, हमारे पास इस p का वैल्यू आया है -a, तो हम यहाँ पे -a लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू -a। r साइन थीटा में 0 माइनस थीटा, तो यहाँ पे माइनस थीटा हो जाएगा, तो r माइनस थीटा, r साइन माइनस थीटा, थीटा हम चाहे तो बाहर ले सकते हैं, माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस r साइन थीटा इज इक्वल टू -a। और -a कैंसिल हो जाता है, तो आपके पास जो बचेगा, जो टर्म आ रहा है पोलर फॉर्म में, मतलब एसिम्प्टोट जो आ रहा है दैट इज r साइन थीटा इज इक्वल टू a। ये टर्म हमारे पास एसिम्प्टोट आ रहा है। अब इसके लिए देखो हम लोगों ने किया क्या क्या है। दिस इज द फिफ्थ स्टेप। कभी भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो r का वैल्यू सबसे पहले रिप्लेस करना है 1/u से। पहला स्टेप हमारा ये होगा पोलर फॉर्म में अगर एसिम्प्टोट निकालना है तो। दूसरा स्टेप है, जो भी आप वेरिएबल कंसिडर किए हैं u, उसको टेंडिंग टू 0 करो और थीटा का वैल्यू निकालो। नेक्स्ट स्टेप में जो फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट कर देना है विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। नेक्स्ट स्टेप में उसका ये लिमिट निकालना है, दिस वैल्यू आपको निकालना है ये, और उसके बाद इस इक्वेशन पे पुट करना है। जो ये इक्वेशन दे रहा है वही हमें एसिम्प्टोट फाइंड करके दे रहा है, यही एसिम्प्टोट का इक्वेशन है। इतना हमें करना है, जितना भी क्वेश्चन, जैसा भी क्वेश्चन होगा हमें यही करना है, ठीक है। समझ रहे हैं क्या करना है? सारा स्टेप यही फॉलो करके हमें मिलेगा जब भी एसिम्प्टोट मिलेगा। एक काम करिए आप, जो जो स्टेप हम लोग गए हैं एग्जैक्टली वही स्टेप पे जाके मुझे ये बताओ, r स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर, ये हमारा इक्वेशन है, इसका एसिम्प्टोट निकालना है। करके देखो तो क्या है। ओके मैम। सिर्फ एक स्टेप को फॉलो करके बस मुझे बताइए क्या आ रहा है रिजल्ट, फिर हम इसका थ्योरेटिकल पॉइंट थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले ये सॉल्व करके देखो। क्वेश्चन के फॉर्म से ये समझना ज़्यादा आसान है होगा आपके लिए, थ्योरेटिकली समझना ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए मैंने क्वेश्चन के थ्रू बताया। करके इस पे देखो एक बार, अप्लाई क्लियर हो जाता है तो फिर वो थ्योरी भी डिस्कस करेंगे। बना रहे हो सब लोग? स्टेप्स फॉलो करके देखो क्या आ रहा है रिजल्ट, बताओ मुझे। जो आंसर आएगा ना आपका वो इसी फॉर्म में आएगा, इसी तरह का।
माइनस ए स्क्वायर आएगा मैम। माइनस ए स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। माइनस ए स्क्वायर क्या आ रहा है? पी का वैल्यू, यस मैम। पी का वैल्यू माइनस ए स्क्वायर आ रहा है, श्योर है? पी का वैल्यू ऐसे 0 आना चाहिए इस केस में। जो सेकंड वाला है उसमें, क्योंकि अगर 1/a करोगे उसका डिफरेंशिएशन आपका ए स्क्वायर आएगा, तो u का वैल्यू क्या आ रहा है? u स्क्वायर इज इक्वल टू आ रहा है थीटा बाई ए स्क्वायर, u स्क्वायर होगा तो a क्या हो जाएगा, सॉरी u क्या हो जाएगा, रूट थीटा बाई ए। रूट थीटा बाई ए का डिफरेंशिएशन समथिंग रूट आएगा ना। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, ये स्टेप में बता ही दूँ, देख लो क्या करना है। वैसे क्वेश्चन सेम टाइप का, देखिए वर्किंग डेफिनेशन जो है, पहला स्टेप पुट r इज इक्वल टू 1/a हमेशा एंड फाइंड द लिमिट ऑफ थीटा व्हेन u टेंड्स टू 0, जो मैंने आपको सेकंड स्टेप में बताया। जब ये u टेंड्स टू 0 करोगे तो थीटा इज इक्वल टू कुछ तो थीटा 1 आएगा, जो भी वैल्यू आएगा जो सेकंड स्टेप में मैंने बताया, ये टर्म है। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड माइनस डी थीटा बाई डी यू, और ये जो वैल्यू आएगा देन ये भी आप कैलकुलेट कर लो, देन जो हमें ये मिलेगा p इज इक्वल टू आर साइन थीटा 1 माइनस थीटा, वो हमें एसिम्प्टोट का इक्वेशन देगा कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट थीटा 1। ठीक है, यही 3 स्टेप है, तो आपको क्वेश्चन के फॉर्म में बहुत ज़्यादा आराम से समझ में आ जाना चाहिए कैसे कैसे स्टेप हम फॉलो कर रहे हैं। और ये डी थीटा बाई डी यू निकाल रहे हैं, तो हम उसको थीटा टेंडिंग टू थीटा 1 कर दे रहे हैं, तो हमें यहाँ डायरेक्टली पी का वैल्यू मिल जा रहा है और ये हम यहाँ यूज कर ले रहे हैं। नहीं तो आप जो लिखा है, मतलब जिस हिसाब से निकाल रहे हो, तो पी का वैल्यू आपको दोबारा निकाल के यहाँ रखना पड़ेगा। फर्स्ट वाले में डिफरेंशिएट करके क्या आ रहा है, डी यू बाई डी थीटा क्या आ रहा है, ये बताओ तो। डी यू बाई डी थीटा क्या आ रहा है? अनुज क्या आया, उसको पता चला क्या गलत था? यस मैम, देख रहे हैं। संध्या आपका हुआ? यस मैम, बना रहे हैं। क्या करने लगे इतना देर? मैम आप बता दीजिए ना, समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। ये स्टेप क्लियर है, ये वाला जो बनाए हैं? यस मैम, ये तो क्लियर है। जैसे आर का वैल्यू 1/u डालने के लिए बोल रहे हैं, तो उस पर डाल रहे हैं, तो वो तो थीटा बाई ए स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर आ रहा है।
फर्स्ट वाला। अंडर रूट कर दो, यू आ जाएगा। फिर डी यू को डी थीटा से डिफरेंशिएट करिए, डी यू को। चलो रुको करते हैं, क्या है क्वेश्चन बोलिए। आर स्क्वायर, यस मैम, आर स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, ये है हमारे पास। यहाँ से हमें पहला वैल्यू है फर्स्ट स्टेप, पुट क्या था, r इज इक्वल टू 1/u। फर्स्ट स्टेप हमारा यही है। तो यहाँ पे हमारे पास है r स्क्वायर, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्या, r स्क्वायर करोगे तो इसी टर्म का u स्क्वायर हो जाएगा, r स्क्वायर इज इक्वल टू 1/u स्क्वायर। ठीक है, इसमें अभी कोई दिक्कत नहीं। अभी ये हम इस हाँ मैम। कर दें, इस इक्वेशन पे पुट करें, फर्स्ट इक्वेशन पे। जब इस वैल्यू पे पुट करेंगे तो आर स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर का वैल्यू पुट करना है ना, थीटा। सो डायरेक्टली हम 1/u लिख देते हैं, 1/u स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सो हमें चाहिए यू स्क्वायर, सो यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये यू उधर चला जाएगा, तो आप लिख सकते हैं थीटा, थीटा बाई ए। हाँ, ए यू स्क्वायर उधर चला गया, थीटा बाई ए स्क्वायर आ जाएगा, थीटा बाई ए स्क्वायर। अब ये अगर सॉल्व करोगे तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट कर लो इधर, तो अंडर रूट करोगे तो थीटा में रूट में आ जाएगा, थीटा बाई ए हो जाएगा। अब डी यू बाई, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना था, स्टेप 2 याद करिए, u इक्वल टू 0। तो सेकेंड स्टेप में हमें करना था टेंडिंग टू 0। अब देखिए u टेंड्स टू 0 जब हम करेंगे तो दिस टर्म टेंड्स टू 0 होना चाहिए, मतलब रूट थीटा, ये अब ये दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे कांस्टेंट, ये तो 0 होने वाला नहीं है, मतलब कांस्टेंट है, 0 रख दिया तो या तो ये 0 है, ये 0 होगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो हमें चाहिए इसका 0। दैट मीन्स दिस इम्प्लाइज रूट थीटा जो है दैट इज टेंडिंग टू 0, रूट थीटा इज टेंडिंग टू 0। और यहाँ एक कंसिडर ये भी कर लेते हैं, जहाँ पे ये 0 टेंड कर जाएगा दैट मीन्स थीटा, रूट थीटा टेंड्स टू 0 है, तो आप ऑब्वियसली ये वैल्यू 0 कब आएगा बताओ मुझे, जब थीटा इक्वल टू 0 होगा। और ये 0 होगा तो हम वहाँ पे कंसिडर करते हैं थीटा का कोई पर्टिकुलर वैल्यू है जहाँ वो 0 टेंड कर रहा है, तो हम थीटा 1 लिख लेते हैं, इतना ही किए थे ना। और थीटा का वैल्यू 0, इसमें भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, ये भी 0, ये टर्म 0, ये 0 टेंडिंग टू 0 है, मतलब यहाँ पे तो ये पूरा इक्वल टू 0 वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये 0 है तभी ये 0 है रूट वाले केस में। पहले वाले में हम तो यस मैम। रहे थे, तो ये तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं दिस टर्म इज इक्वल टू 0, क्योंकि वो यही पता चल गया। अगर ये नेगेटिव होता तो इमेजिनरी नंबर आता, 0 है तो 0 आएगा, और पॉजिटिव 1 होता तब भी 1 आ जाता, तो 0 होगा तभी ये 0 आएगा। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप ये क्लियर। थर्ड स्टेप में आ जाओ। थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें डी यू बाई डी थीटा निकालना है, तो डी यू बाई डी थीटा जो है, यू हमारे पास ये है, इस टर्म को डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 1/a कांस्टेंट बाहर कर लीजिए। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, यस मैम। तो 1/2 रूट थीटा, सो सिंपली इसका वैल्यू हो गया 1/2a रूट थीटा, ठीक है, यही है ना, हो गया। अब हमें क्या करना था नेक्स्ट स्टेप में, p का वैल्यू निकालना था जो कि फोर्थ स्टेप था, और p का वैल्यू निकालो या फिर लिमिट लेके इसका निकालो। तो हमें नेक्स्ट स्टेप पे करना क्या है, दिस इज इक्वल टू लिमिट, जो टर्म था हमारे पास थीटा टेंड्स टू 0
या थीटा 1 टेंड्स टू 0, थीटा टेंड्स टू थीटा 1, जो भी लिखना हो दोनों लिख सकते हो। यहाँ पे 0 यहाँ पे आ जाएगा माइनस डी यू बाई डी थीटा है, बट एक्चुअल में हमें मिले यहाँ से क्या लेना है, डेल थीटा बाई डी यू, इसका फॉर्मूला वही है, ये टर्म हमें निकालना है। अब यहाँ से देखें तो लिमिट, ये टर्म तो हम एज इट इज लिखेंगे, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहाँ पे जब हम ये कर लेंगे तो डेल थीटा बाई डेल यू चाहिए, हमें मिला है डी यू बाई डी थीटा, जस्ट अपोजिट, दैट इज व्हाट 2a रूट थीटा। अब यहाँ -2a रूट थीटा। अच्छा हाँ, यहाँ पे माइनस है। अब ये वैल्यू थीटा को 0 रखोगे तो होल टर्म इज गोइंग टू बी 0, क्या है या नहीं। अब ये वैल्यू पुट करके जो हमारे पास जो इक्वेशन था, फिफ्थ स्टेप में क्या करेंगे, हमारे पास एक इक्वेशन था याद है, r इज इक्वल टू जो टर्म था, सॉरी p इज इक्वल टू r sin थीटा 1 माइनस थीटा। हाँ, p इज इक्वल टू आपको लिखना था बस r sin थीटा माइनस थीटा 1 माइनस थीटा, साइन थीटा 1 माइनस थीटा। डिफरेंट ले लेते हैं, नहीं तो मर्ज हो जाएगा। अब ये p का वैल्यू 0, r sin थीटा, r sin थीटा, तो r भी वही है हमारा, sin थीटा तो वही रहना है, ये वैल्यू 0 हो गया, तो 0 माइनस थीटा, मतलब आपका फिर से वही टर्म आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू माइनस r sin थीटा इज इक्वल टू 0, यही तो इक्वेशन आया है, दैट्स इट, दिस इज इक्वल टू 0। तो या माइनस साइन भी हटा लो तो सीधे लिख सकते हो r sin थीटा इज इक्वल टू 0, ये है एसिम्प्टोट, ठीक है, बस इतना ही करना था आपको। मैम इसमें थीटा का वैल्यू भी तो 0 है ना। हाँ थीटा, ये इक्वेशन थीटा का वैल्यू, हम थीटा का वैल्यू जो 1 ले रहे हैं ये 0 है ना, पूरा थीटा 0 नहीं है ना, सिर्फ टेंस टू 0 है थीटा। हाँ थीटा टेंडिंग टू 0 है, ये थीटा टेंडिंग टू 0 है, उसको हम थीटा 1 कंसिडर कर ले रहे हैं, ये पॉइंट सिर्फ, बाकी सारे वैल्यूज में थीटा को हम 0 नहीं डाल रहे हैं, थीटा उसका फंक्शन है ना, तो थीटा तो कोई पर्टिकुलर वैल्यू जो ले रहा है वो टेंडिंग टू 0 है, वहाँ लिमिट हम यूज कर रहे हैं, बाकी सारे केसेस में नहीं है, ठीक है। ये हमारा एसिम्प्टोट देता है। तो अब इस केस में ये जो r sin थीटा इज इक्वल टू 0 है, ये वैल्यू दे रहा है, इस पॉइंट पे एसिम्प्टोट बनेगा, ठीक है। अब r sin थीटा इज इक्वल टू 0 क्या होगा जरा सोचो तो, अगर x y एक्सिस है तो आपके पास r cos थीटा और r sin थीटा मिलता था, r sin थीटा क्या रिप्रेजेंट करता था, कुछ ऐसा पॉइंट ना y एक्सिस पे, यस मैम, x एक्सिस पर आएगा पॉइंट। r sin थीटा है तो कोऑर्डिनेट हमारे पास y ही होगा ना, ये जो आप लिखते हो क्या लिखते हो, r cos थीटा फर्स्ट टर्म होता है और r sin थीटा सेकंड टर्म है, तो y एक्सिस है ना, सिर्फ y कोऑर्डिनेट का वैल्यू है, x का नहीं है, x 0 है, तो यहीं पे होगा ना। यस मैम। डॉट कुछ यहाँ बन रहा है, ये बताना चाह रहा है ऐसे पोलर फॉर्म ऑफ इक्वेशन में, इसमें r का कुछ वैल्यू होगा, बट हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है r के टर्म में से, तो ये सही एसिम्प्टोट बनने वाला है। चलो और ठीक है, ये क्लियर है क्या कर रहे हैं। यस मैम। देखो इसी तरह का आपका स्टेप याद रखना है, r का वैल्यू 1/u और r cos थीटा पोलर फॉर्म में है तो r टर्म रहेगा ही, थीटा का वैल्यू थीटा 1 माइनस डेल थीटा बाई डेल u, u टेंड्स टू 0, थीटा टेंड्स टू थीटा 1, दिस इज शोइंग द एसिम्प्टोट, ये है आपका p इज इक्वल टू r sin थीटा 1 माइनस थीटा, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट कॉरेस्पॉन्डिंग टू थीटा 1, ठीक है। एक ये फॉर्म भी यूज करते हैं, बट अभी ये रहने दो, ये फॉर्म हम बाद में देखेंगे।
देखिए आपका वही क्वेश्चन बनाया हुआ है, आर थीटा इज इक्वल टू ए, जो पहले बनाया था। क्या कर रहे हैं, थीटा इज इक्वल टू ये वैल्यू पुट कर दिया 1/au, u इज इक्वल टू 1/r, थीटा टेंड्स टू 0, थीटा 1 टेंड्स टू 0, डिफरेंशिएट कर दिया, a आ गया, उसी चीज का लिमिट लगा दिए, p इज इक्वल टू डायरेक्टली यहाँ लिख दिया है p का इक्वेशन, है ना। p का वैल्यू r साइन थीटा 1 माइनस थीटा था ना, और ये आपका p हम पहले निकाल रहे थे, पहले निकाल के फिर इक्वेट करके अलग अलग कर रहे थे। ऐसे भी लिख सकते हो, वैसे भी लिख सकते हो। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखो तो बन पाएगा ये। यस मैम, ट्राई कर सकते हैं। ये तो देखिए, तो कर्व हमारे पास है r इज इक्वल टू 2a/1 माइनस 2 कॉस थीटा। वैल्यू पुटिंग करके वैसे ही करना है, r का वैल्यू 1/u रखो तो u का वैल्यू 1/r आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, सॉल्व करो, थीटा का वैल्यू कहाँ टेंड कर रहा है, थीटा कितना होगा, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगा आपको थीटा का। पहले दो केसेस में थीटा क्या मिल गया, 0, लेकिन यहाँ पे कोई वैल्यू मिलेगा थीटा का। जो कॉस थीटा आप यहाँ से ले रहे हैं ना, देखो यहाँ पे आ भी रहा है थोड़ा बहुत स्टेप, u टेंड्स टू 0, दैट मीन्स दिस इज गोइंग टू 0। अगर ये 0 हो रहा है तो ये पूरा होल टर्म 0 हो रहा है, दैट मीन्स 1 माइनस 2 cos theta tending to 0, and if this is going to tending to 0, that means this is equal to this cos theta tending to 1/2, और cos theta 1/2 कहाँ होता है, 60 डिग्री एंगल पे ना। cos का वैल्यू हाफ कब होता है, एंगल याद है सारा या नहीं, 60 मैम, 60 पर 60 पे 1/2 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको थीटा प्लस माइनस 60 डिग्री, 60 डिग्री को क्या लिख सकते हो, π/3 ना, तो लिख सकते हो, वैसे ही बनाना है। ये आपका उस जो आप एसिम्प्टोट निकाल रहे थे बाकी केसेस में उससे आसान है एकदम से, समझिए तो इसमें ज़्यादा स्टेप फॉलो नहीं करना पड़ता ज़्यादा, बट हाँ थोड़ा एंगल पे बेस्ड है और कुछ फिक्स स्टेप है जो आपको याद रखना पड़ेगा। तो फिक्स स्टेप तो हमारा उसमें भी था, x का वैल्यू 1 रखते थे, y का वैल्यू हम रखते थे, सिंप्लीफाई करते थे इक्वेशन, तो वो टाइम टेकिंग कैलकुलेशन था, और ये थोड़ा ट्रिकी कैलकुलेशन है। बहुत ज़्यादा ऐसा लाइट ये सब कट गया। अभी क्लासेस हो गए या फिर बाकी हैं, और भी लास्ट है। लास्ट है, तो हो गया है। इस वजह से भी हो सकता है बहुत लोग नहीं कनेक्ट हो पाए। मैम p में तो थीटा का वैल्यू देंगे π/3 देंगे ना। हाँ π/3 प्लस माइनस π/3 डाल देंगे।
पाई/3 भी निकाल के कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उतना भी करेंगे तो दूसरा रेंज भी आ जाएगा, वो भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया, आ गया। चलो देखो, इसमें पाई/3 थीटा 1 का वैल्यू यहाँ मिल गया फिक्स हमें, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये टेंडिंग टू 0 होगा। मैम पी का वैल्यू 2a/√3 आया है। 2a/√3 du/d थीटा, p का वैल्यू इज 2a/√3। हाँ सही है। यस मैम। देन इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट हमें मिला है, अभी निकाल रहे हैं अभी। इसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा है ना। मैम इसमें θ1 माइनस जब थीटा करेंगे तो π/3 माइनस π/3 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। पाई/3 माइनस π/3 पाई/3 माइनस पाई/3 नहीं करना θ1 और थीटा का वैल्यू एक ही होगा ना। माइनस थीटा नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, θ1 माइनस थीटा करना है। जैसे यहाँ पे क्या है, एक मिनट, θ1 माइनस थीटा हमारे पास है ना, थीटा का वैल्यू थीटा ही रहेगा हर बार। थीटा वही रहेगा। हाँ θ1 सिर्फ चेंज होगा। हाँ θ1 चेंज होगा, ओके मैम। थीटा वही रहेगा। क्योंकि पोलर फॉर्म ऑफ इक्वेशन है ना, जैसे इक्वेशन में क्या होता है, सिंपल कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स वाई के फॉर्म में है तो एक्स वाई का टर्म तो रहेगा ही ना इक्वेशन में, स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में, वैसे ही आपका थीटा रहेगा। पोलर फॉर्म के इक्वेशन में थीटा हमेशा रहेगा। आ गया ना, ये करना है जो हमें आर का ये इक्वेशन एसिम्प्टोट हमें जो मिला है फाइनली p इक्वल टू r sin θ1 माइनस थीटा, ये एसिम्प्टोट है। बस यही बताया, जो आया वही है। क्या आ रहा है आपका, ये आ जा रहा है। दोनों में अलग अलग केस बना दिया, एक बार माइनस थीटा को लेके सॉल्व कर दिया, एक बार प्लस थीटा को लेके सॉल्व कर दिया। माइनस यस मैम। वाला एक बार प्लस वाला, π/3 प्लस π/3 माइनस के टर्म में दोनों को सॉल्व करके ये एसिम्प्टोट ला दिया। यही आंसर आया है ना। यस मैम। बस इतना ही करना था। वैसे भी जिनको नहीं समझ में आया बताओ, बता दूं, क्या कर लोगे? जब पूछेंगे तब कोई रिस्पांस नहीं आएगा, आराम से बैठे होते हैं। किसी को नहीं समझ में आया है? सबको समझ में आ गया? और क्वेश्चंस बनाइए।
तो एज समरी एक बार देख लीजिए, हम लोगों ने फिर वही काम किया है। फाइंड द एसिम्प्टोट ऑफ कर्व। हमारे पास r इज इक्वल टू ये कर्व था। पहला स्टेप, यहाँ पे स्टेप वाइज नहीं लिखा बट स्टेप वाइज ही करना जब आप क्वेश्चन में सॉल्व करना तो इज इक्वल टू 1/r जो है हमारे पास लिख दिए 1/r, दैट मीन्स आप r का वैल्यू 1/u पुट करना था तो 1/r इज इक्वल टू दिस, इसका जस्ट अपोजिट कर दिया। ये टर्म जब हम इक्वेट कर रहे हैं नेक्स्ट स्टेप में, इस टर्म को u टेंडिंग टू 0, u टेंड टू 0 का मतलब कभी भी है जो न्यूमरेटर टर्म है दैट शुड टेंड टू 0। सो न्यूमरेटर हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा है दैट इज टेंडिंग टू 0। जब ये टर्म आ जाएगा तो ऑब्वियसली ये टर्म 0 कब होगा, जब दोनों इक्वल होगा। तो दिस टर्म इज टेंडिंग टू 1 हो जाएगा हमारे पास cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, ये टेंड करेगा। अब यहाँ पे तो आपको थीटा का वैल्यू पहले से पता है, थीटा 1/2 कब टेंड करेगा, थीटा जब प्लस माइनस π/3 हो तब। तो यहाँ से हमें थीटा 1 का वैल्यू मिल गया। नेक्स्ट स्टेप में हम तो du/d थीटा निकालते हैं। सो du/d थीटा निकालने के लिए u का वैल्यू जो है u इज इक्वल टू हमारे पास इतना बड़ा टर्म है अभी, इसका डिफरेंशिएशन, तो इस टर्म में इसका डिफरेंशिएशन तो होगा नहीं, यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है। 1/2 एक कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन सिर्फ साइन वाला होगा, 2 sin थीटा का 2 cos थीटा इज इक्वल टू टर्म आ गया 2 sin थीटा बाई 2a दैट इज 1/a sin थीटा। यहाँ से माइनस टर्म हम लेते हैं, क्योंकि हम लोग यूज जो कर रहे हैं लिमिट लगा रहे हैं वो माइनस साइन में लगा रहे हैं। यहाँ 2-3 स्टेप में किया है, मैंने आपको क्या बताया था, डायरेक्टली लिमिट लेके ये कर लेने के लिए थीटा टेंड्स टू π/3 माइनस डेल थीटा बाई डेल यू, और ये जो आप निकालेंगे हमेशा ये रिवर्स होगा, du/d थीटा डिफरेंशिएट करेंगे बट यहाँ जो लिखेंगे वो होगा डेल थीटा बाई डेल यू माइनस साइन के साथ। अब जो भी रिजल्ट आया था उसका जस्ट इनवर्स ले लो, थीटा टेंड्स टू π/3 a बाई साइन थीटा माइनस a बाई साइन। अब चूंकि यहाँ देखिए ये जो वैल्यू है थीटा का जो टेंड कर रहा है वो वैल्यू हम इस थीटा के वैल्यू पे रिप्लेस कर, यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, ये वैल्यू, ठीक है। अब अगर हम ये वैल्यू हमें मिल गया है तो इसके बाद हमें क्या करना था नेक्स्ट स्टेप पे, यहाँ पे आपका 2 वैल्यू मिलेगा, एक थीटा π/3 वाला केस और एक माइनस π/3 वाला केस, तो दोनों को टेंड करा के हम ये वैल्यू मिल गया, एक माइनस साइन के साथ माइनस a बाई साइन π/3 और माइनस a बाई साइन π/3। अब साइन π/3 का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, साइन π/3 का वैल्यू कितना होता है तो याद है 2√3/2 √3/2। सो √3/2 जब यहाँ लिखोगे तो 2/√3, यहाँ पे ये भी वैल्यू पुट कर देना है, तब आपको ये टर्म मिलेगा, तब आप फर्दर सिंप्लीफाई कर पाएंगे। प्लस माइनस दोनों निकालना है मैम। हाँ प्लस माइनस दोनों वैल्यू के लिए लेता है ना, थीटा का वैल्यू है तो, क्योंकि थीटा टेंड कर रहा है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे तब 0 आ रहा है, तो प्लस में भी टेंड करेगा तब भी वही आएगा, माइनस में आएगा तब भी वही आएगा, वैल्यू तो मैथमेटिकल वही रहेगा ना थीटा का असली। सो अब दोनों वैल्यू में हमारे पास एक आ गया -2a/√3 2a/√3। इन दोनों इक्वेशन को हम एसिम्प्टोट, चूंकि यहाँ 2 एसिम्प्टोट हमें मिलेगा, सो एक एसिम्प्टोट, और वैसे भी समझ जाना चाहिए यहाँ पे पहला वाला क्वेश्चन जो फर्स्ट मैंने आपको बताया r इज इक्वल टू क्या था, r थीटा इज इक्वल टू a, सो उसमें r का पावर कितना था 1, सो सिंपल एसिम्प्टोट, एक सिंगल एसिम्प्टोट मिला है, यहाँ पे r² था तो यहाँ 2 एसिम्प्टोट मिल रहा है, हेंस देयर आर 2 इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट। सो एक में p का वैल्यू आप ये रखो, और ये कब रखोगे जब आप पॉजिटिव π/3 ले रहे हैं तब, तो पॉजिटिव π/3 ये वैल्यू लेकर अपने ये इक्वेशन पुट दिया, -2a/√3 पॉजिटिव π/3 है माइनस थीटा और साइन थीटा, साइन a cos b पे ब्रेक कर दिया इसको, जिसमें से एक वैल्यू आपको हमेशा पता होगा π/3 पता होगा, और हमेशा cos थीटा वाला वैल्यू नहीं पता होगा, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन होता है x का इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, तो उसमें x और y इन्वॉल्व होता है ना, उसी तरह यहाँ साइन थीटा और cos थीटा हमेशा इन्वॉल्व होगा। तो इस तरह से साइन a cos b प्लस cos a साइन b हम ब्रेक कर लिए, जिसका वैल्यू मैथमेटिकल पता है वो वैल्यू रख दिए, जिसका नहीं पता साइन थीटा cos थीटा का वैल्यू नहीं पता होगा, और ये हमेशा x y की तरह इक्वेशन याद रखिए वैसा ही रहेगा।
सो ये टर्म हमें मिल गया। 1/2 है, 1/2 कॉमन ले लो, √3 cos थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू दिस। यहाँ से इक्वेट कर दिया, √3 इधर भी है, 2 से आप ले जा सकते हो, तो 2a और 2a 4a हो जाएगा, माइनस 4a/√3। √3 अगर देखें तो हमारे पास सारा वैल्यूज इसके फॉर्म में मिल गया। आर टर्म आर एज इट इज, √3 r/2, 2 उधर चला गया तो 4 हो गया, √3 आपका यहाँ है और √3 से यहाँ डिवाइड कर दिया, √3 से देखो ये वाला टर्म इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, तो √3 इंटू √3 3 और √3 sin थीटा। इन दोनों में आपके पास है सिंपल टर्म r cos थीटा sin थीटा, माइनस साइन रिमूव करके जस्ट अपोजिट टर्म चेंज कर दिया, sin थीटा पहले लिख दिया, cos थीटा बाद में लिख दिया। ये इक्वेशन है, आप चाहो तो इस इक्वेशन को भी रख सकते हो, माइनस टर्म इन्वॉल्व रहेगा उसमें। इसी तरह जब थीटा का वैल्यू π/3 हो जाएगा, माइनस π/3 हो जाएगा, तो आपका जो p का वैल्यू हो वो दूसरा वाला जो पॉजिटिव आया था, जब नेगेटिव रखे थे तो पॉजिटिव आया था, तो वो वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे हमें माइनस π/3, फिर sin a cos b पे ब्रेक कर लो, फिर वैल्यूज वही आ जाएगा। जो दूसरा टर्म आया वो भी एक एसिम्प्टोट का इक्वेशन हो गया। तो इस केस में हमारे पास 2 एसिम्प्टोट आ रहे हैं, इससे पहले वाले केस में हमारे पास एक सिंगल एसिम्प्टोट आया है ना। अब इस तरह देखिए तो एक इक्वेशन हमारे पास इस तरह का है, शो दैट, अच्छा यहाँ पे शो करना है, देयर इज अ इनफाइनाइट सीरीज ऑफ पैरेलल एसिम्प्टोट टू दिस कर्व। अब पैरेलल एसिम्प्टोट वाला कॉन्सेप्ट याद है कुछ, पोलर फॉर्म में पैरेललिटी का कॉन्सेप्ट? नहीं, ये क्वेश्चन बता देते हैं, नहीं ये बन नहीं पाएगा शायद, क्योंकि दो टर्म शो करना है। एक है शो करना है दैट इनफाइनाइट सीरीज ऑफ पैरेलल एसिम्प्टोट टू दिस कर्व, और दूसरा शो करना है सो दैट देयर डिस्टेंसेस फ्रॉम द पोल आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे 2-3 कॉन्सेप्ट का जरूरत है। पहले तो आपको एसिम्प्टोट निकालना है, उसके बाद ये सारा टर्म। चलो देखते हैं कैसे है। हमारे पास इक्वेशन है r इज इक्वल टू a थीटा साइन थीटा प्लस b, ठीक है। अब ये टर्म हम इसको और सिंप्लीफाई कर ले, थीटा साइन थीटा प्लस b है तो ये टर्म इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, थीटा b थीटा साइन थीटा a प्लस दिस टर्म। ये टर्म सॉल्व कर लेते हैं। अब इसके बाद हमें पहला स्टेप r इज इक्वल टू 1/u पुट करना है, तो u इज इक्वल टू 1/r, जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा, u टेंड्स टू 0 कराना है, तो दैट मीन्स न्यूमरेटर इज टेंडिंग टू 0 एंड दिस न्यूमरेटर इज टेंडिंग टू 0। थीटा साइन थीटा जो है वो टेंड कर रहा है 0 पे। अब देखो थीटा साइन थीटा अगर 0 पे टेंड कर रहा है तो टर्म क्या आ जाएगा, थीटा कब 0 होता है पहले तो ये याद कर लो। वो एक 0 वैल्यू हमें नहीं चाहिए, थीटा 0 पे 0 होता है वो हमें पता है, और भी बहुत सारे टर्म में मतलब उसका पीरियोडिक फंक्शन पे हमेशा वो 0 टर्म अराइज होगा। तो जहाँ जहाँ थीटा 0 होगा वो सारा वैल्यू हम कंसिडर करेंगे, तब हमें मिलेगा जो वैल्यू है वो। अब साइन थीटा टेंडिंग टू 0 है, और साइन का साइकिल अगर हम देखें जो पीरियोडिक फंक्शन में जाता है, जितना भी टर्म है सब में 0 जाएगा। याद है ग्राफ क्या होता है, साइन थीटा का वैल्यू यहाँ 0 होता है, यहाँ 1 होता है, यहाँ 0 फिर 1, फिर यहाँ पे क्या आएगा 0। 0 और 1 के बीच में ही होता है मैम वैल्यू उसका। हाँ ठीक है, ये 0 है, 0 हो गया। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे cos क्या होता है -1, माइनस तो साइन क्या हो जाएगा, इसी एक का वैल्यू ही 1 होगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये यहाँ पे cos का वैल्यू -1 है तो साइन को 0 होना पड़ेगा, तभी तो दोनों होगा ना। ये जो हमारे पास फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये तो हमारे फॉर्मूला वेल नोन फॉर्मूला है। अब ये 1
दैट मीन्स अगर ये टर्म थीटा भी है, ये टर्म अगर -1 ही है मान लो, तो -1 स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो ये टर्म तो हमेशा 0 रहना पड़ेगा। 0 यस मैम। अब इसी के हिसाब से जो हम सिर्फ एक टर्म के, जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में भी देखा था, सिर्फ एक वैल्यू के बेसिस पे नहीं कर रहे हैं, पूरा पीरियडिक फंक्शन ले रहे हैं, जिस वैल्यू के लिए वैलिड है सारे वैल्यू उसको कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे थीटा हम n पाई कंसिडर कर सकते हैं। n पाई मीन्स जो पाई टर्म था, सिंपली पाई पे 0, 0 पे 0, पाई पे 0, 2n पाई पे 0, सब पे 0 जाएगा ना। तो इसी तरह 0 का वैल्यू, अब n का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा तब भी 0, 1 रख लो तो पाई पे वो भी 0, दूसरे में 2 पाई करो वहाँ 0, 3 पाई करो वहाँ भी 0, सारे वैल्यूज पे इन वैल्यूज पे 0 होगा। तो ये यहाँ पे आपको मिल गया कि इन सारे वैल्यूज पे जो थीटा 1 का वैल्यू हमें मिलता था वो इतना सारा मिल रहा है, वो पीरियडिक फंक्शन मिल रहा है। इस स्टेप पे क्या करना होता है हमें, du by d थीटा। सो हमको डिफरेंशिएट करिए, u हमारा इतना है, इसको डिफरेंशिएट करो, u by v के फॉर्म में डिफरेंशिएट किया हुआ है, u इंटू देखो v इंटू डी यू प्लस u इंटू डी वी, और यहाँ दो टर्म है v इंटू डी, सो थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। ये सारा डिफरेंशिएशन u by v पे किया हुआ है। अब यहाँ से हमें माइनस डेल थीटा बाई डेल यू पहले ही निकाल दे रहा है इसमें, जैसे हमें निकालना होता है लिमिट वाले में, तो ये टर्म इसका रिवर्स हो गया। अब यहाँ से थीटा टेंड्स टू n पाई, क्योंकि n पाई पे थीटा टेंडिंग टू 0। सो यहाँ पे अब थीटा टेंडिंग टू n पाई है, दैट मीन्स सारा थीटा का वैल्यू आप n पाई पुट कर दो। जब सारा थीटा का वैल्यू n पाई पुट करेंगे तो दिस टर्म इज गोइंग टू बी 0। अच्छा थीटा का वैल्यू है तो सॉरी ये 0 नहीं होगा, साइन वाला टर्म जहां जहां होगा वो 0 हो जाएगा। दैट मीन्स दिस टर्म इज गोइंग टू बी 0, साइन n पाई पे वैल्यू 0 है उसका, तो ये पूरा टर्म 0। यहाँ भी देखो साइन n पाई है तो ये भी टर्म 0। सो बचा क्या, a स्क्वायर न्यूमरेटर में विथ माइनस साइन, ये टर्म कॉस का n पाई पे वैल्यू 0 नहीं होता, तो ये जो वैल्यू है वो एज इट इज रह जाएगा। तो a टाइम्स n पाई cos n पाई इज इक्वल टू दिस, और ये हमारा बचा रह गया है। अब अगर यहाँ पे इसको और सिंप्लीफाई करें तो a n पाई इज अ कांस्टेंट, जो मल्टीपल टर्म है यहाँ। cos n पाई का वैल्यू क्या होता है, तो cos n पाई का वैल्यू अभी जस्ट पाई का वैल्यू, n पाई अगर नाम कहीं भी पूछ दे तो पाई पे वैल्यू है वो बताओ, पाई पे वैल्यू क्या है -1, अभी जस्ट मैंने आपको बताया। तो n पाई पे जो भी होगा हमेशा वो वही वैल्यू होगा, कभी भी रिपीटेड टर्म आएगा, क्योंकि आप एक बार रोटेशन लगा के वो वैल्यू निकालें, 2 बार 4 बार 10 बार भी रोटेट करेंगे तो वैल्यू तो वही आएगा। तो दिस इज -1, सो -1 का पावर n, क्योंकि वो रिपीट हो रहा है बार बार, तो आप ये लिख सकते हैं। अब n पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा वो बाद की बात है। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट जो आएगा, दिस होल वैल्यू इज फॉर p और r sin थीटा n पाई माइनस थीटा, दिस इज इक्वल टू दिस। अब इसी को इक्वेट करो, यहाँ पे भी आप ब्रेक कर सकते हैं, r बाहर है, sin a cos b sin a, यहाँ ब्रेक, सो sin n पाई cos थीटा माइनस cos थीटा sin n पाई, ये टर्म आ गया, दिस टर्म। ठीक है, यहाँ तक बताओ कोई कंफ्यूजन है तो? क्लियर है ये? क्लियर है मैम। चलो, अब ये सारा इक्वेट करने के बाद जहां जहां थीटा है वहां तो हमें पता है हम कोई वैल्यू पुट नहीं कर सकते, लेकिन जहां जहां n पाई है हम वहां वैल्यू पुट कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपको साइन n पाई का वैल्यू दिस इज 0, तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो गया। जब ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा तो यहाँ पे cos n पाई, इसका वैल्यू आपको पता है, दैट इज -1 का पावर n इंटू साइन थीटा, और यहाँ पे आपका हाँ -n पाई ये टर्म आ गया। एक मिनट, ये 2 बार माइनस क्यों लिखा है, ये तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, कुछ गड़बड़ है क्या? क्योंकि ये पूरा टर्म साइन n पाई 0, दैट मीन्स ये होल टर्म 0। ये बाय मिस्टेक लिखा होगा, ये नहीं होगा, एक -1 ही रहेगा, बिकॉज ये टर्म सिर्फ आपको चाहिए ना। अच्छा
-1, अच्छा एक मिनट, जस्ट दिस -1, ये ऑलरेडी यहाँ पे -1 है ना, माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो -1 ऑलरेडी है, -1 मल्टीप्लाइड इंटू -1 का पावर n, समझ रहे हैं, दिस -1 यस मैम। +1 का पावर n साइन थीटा और r मल्टीपल है, सो माइनस है और इतना टर्म, माइनस माइनस कैंसिल कर सकते हो सिंपली डायरेक्टली यहाँ से यहाँ तक, और ये जो -1 का पावर इधर से उधर जाएगा तो -1 का पावर 2n, n इंटू n 2n, दोनों ऐड हो जाता है पावर गुना में, तो दोनों पावर ऐड हो गया, सो माइनस ये कैंसिल, सो r साइन थीटा इज इक्वल, और इसका वैल्यू तो 1 ही होगा, r साइन थीटा इज इक्वल टू a/n पाई, सो ये टर्म सारा उधर लेके चले जाओ, जो आएगा वो आंसर, या फिर इसी फॉर्म में रहने दीजिए। तो ये हमें मिला क्या, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट। अब यहाँ देखिए n का जो वैल्यू है वो चेंज होता रहेगा, n का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 चेंज होता रहेगा, मतलब आपके पास कितने एसिम्प्टोट आ सकते हैं, इनफाइनाइट टर्म एसिम्प्टोट्स। तो क्वेश्चन में हमारे पास यही था ना पहला टर्म, show that there are infinite series of parallel asymptote, so बहुत सारे asymptote यहाँ मिलने वाला है with this function, n चेंज होगा, n का वैल्यू आप इनफाइनाइट तक रख सकते हो, तो इनफाइनाइट asymptote मिल जाएगा हमें, ठीक है, और सबका डिस्टेंस जो होगा वही r sin थीटा। मैम इक्वेशन वाला एक बार फिर से समझाइए तो, कौन सा वाला इक्वेशन यही पर, हाँ यही r sin n पाई माइनस थीटा है ना, r sin n पाई माइनस थीटा, ये cos थीटा इसमें कहाँ से आ गया, ये sin हाँ। a cos p sin a हाँ यस मैम, इससे आ जाएगा, और यहाँ पे साइन पाई का वैल्यू 0, तो ये पूरा टर्म 0, यहाँ पे -1 cos n पाई का वैल्यू -1 का पावर n, सिंपली वैसे लिखते। अब क्योंकि n यहाँ पे चेंज कर रहा है, तो आपके पास जो एसिम्प्टोट मिलेंगे वो कितना मिलेगा, बहुत सारा एसिम्प्टोट हो जाएगा, इनका वैल्यू 1 रखोगे तब एसिम्प्टोट, 2 रखोगे तब 3 4 5 3 6, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एसिम्प्टोट मिलेंगे। सो पहला स्टेप तो हमने शो कर दिया, देखो इनफाइनाइट सीरीज ऑफ पैरेलल एसिम्प्टोट। अच्छा पैरेलल एसिम्प्टोट वाला टर्म क्या था, याद है किसी को, पैरेलल एसिम्प्टोट कब मिलता था हमें, जब r sin थीटा इज इक्वल टू 0 आता था मैम, पहले वाले केस में, इससे प्रीवियस वाला कॉन्सेप्ट याद है उसका, उसमें कब मिलेगा पैरेलल एसिम्प्टोट, जब स्लोप m जो था दैट आर इक्वल, व्हेन स्लोप आर इक्वल तो आपको पैरेलल एसिम्प्टोट मिलता था, मैंने ये बताया था ना, याद है, ये चीज एक चीज याद करो, नहीं भी अगर ध्यान में हो तो, दो स्ट्रेट लाइन पैरेलल कब होता था, जब उसका एंगल, मान लो यहाँ पे एक ये एंगल बन रहा है और सेम एक लाइन और ऐसा भी बन रहा है, तो यहाँ पे भी एंगल सेम होता था, जब एंगल ये दोनों सेम होता था ना, तब जो भी लाइन है दैट टू स्ट्रेट लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। तो अगर स्लोप इक्वल है और ये जो एंगल है वो क्या था, थीटा, यही थीटा है ना, और इस पे ये जो डिपेंडेंट होता था इसको हम m कहते थे, तो m अगर इक्वल होता था, जो हम एसिम्प्टोट इससे पहले निकाल रहे थे, स्लोप, m का मतलब स्लोप है, और m निकालते थे हम लोग कैसे, m इज इक्वल टू tan थीटा, इसी को हम स्लोप कहते हैं, tan थीटा जो निकलता था, दिस इज द स्लोप। तो ये हमें मिलता था कहाँ से, स्ट्रेट लाइन के केस में। वही चीज अगर थीटा इक्वल हो जाएगा तो जो भी एसिम्प्टोट मिलेगा वो क्या होगा, पैरेलल। सो अभी वाला जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, थीटा क्या बदल रहा है, थीटा का वैल्यू तो सेम ही होगा, ये तो चेंज हो नहीं रहा, क्योंकि आपने क्वेश्चन में शुरुआत में ही थीटा क्या लिया है, ये जो 0 लिया है वो 0 थीटा टेंडिंग टू 0 है, और इन सारे वैल्यूज पे थीटा टेंडिंग टू 0 है, दैट मीन्स एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन जो है हर केस में इक्वल है। अगर एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन इक्वल हो गया, m इक्वल हो गया, स्लोप इक्वल हो गया, थीटा इक्वल हो गया, किसी भी टर्म में तुम बोलो, अगर इक्वल है देन दैट लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो टर्म लास्ट में ये स्टेटमेंट डायरेक्टली लिख दिया गया, these are infinite, we have infinite number of asymptote,
सिर्फ इसी के बेसिस पे, क्योंकि थीटा जो है वो सेम है। जब थीटा सेम है तो सारा वैल्यू सेम होगा। सो एसिम्प्टोट पैरेलल होंगे, इसीलिए लिखा गया है we have a number of asymptote. The distance from the asymptote from the pole will always r theta. अब हाँ ये भी चीज सही है, जब r theta जब इक्वल होगा, ये टर्म जो है दैट इज अ कांस्टेंट। ये आप वैल्यूज बदलते जाओ इनका, तो ये टर्म तो चेंज नहीं हो रहा है। जब ये टर्म चेंज नहीं हो रहा है तो इसीलिए ये बोला जा रहा है, देखो यहाँ पे एक टर्म लिख दिया थीटा इनिशियल लाइन द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ये तो चेंज होने वाला नहीं। जब ये चेंज नहीं होगा तो आपके पास जो ए कांस्टेंट है a/पाई, a/2 पाई, a/3 पाई, तो ये कुछ ऐसा नहीं है। हार्मोनिक सीरीज याद है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में क्या होता है 1/सम कांस्टेंट। हार्मोनिक प्रोग्रेशन याद है किसी को? किसी को भी? हार्मोनिक HP, GP और AP GP HP GP HP जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में होता है, एक कांस्टेंट रेशियो में बढ़ता है। ये में और इसमें क्या होता है, इस तरह का ही है 1 करके कुछ होता है। हाँ, तो इसी तरह अगर ये फंक्शन हमें मिल जाता है हम डायरेक्टली बोल सकते हैं these are in HP, that's it। ठीक है, अब इसी पे कुछ एग्जांपल्स है, क्वेश्चन है, बना के देखिएगा आप लोग, जिसमें से शायद कुछ बन के नहीं है। फर्स्ट वाला तो मैंने बना कर ही बता दिया ना, r theta is equal to a। यस मैम। इसी तरह बना सकते हो, बाकी इसमें भी बना सकते हो एसिम्प्टोट ऑफ द कर्व, ये भी ये शो करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टर्म तो वैसे ही बन जाएगा r cos थीटा, इससे रिलेटेड भी बना सकते हो। ये टर्म आपको इधर लाना पड़ेगा, r का वैल्यू 1/u पुट करना पड़ेगा, सारे केस में इधर लेके आना पड़ेगा क्योंकि आपको उसी फॉर्म में सॉल्व करना है। तो r का वैल्यू 1/u पुट करते हैं, 1/u पुट करेंगे, u का वैल्यू निकालना होगा, du/d थीटा निकालना होगा। तो हर जगह r को इंडिपेंडेंट करना पहले, मतलब r के टर्म में सारे फॉर्म इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, देन वो आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और पोलर से अगर क्वेश्चन आता है तो समझ लो ज्यादा आसान है क्योंकि कैलकुलेशन कम है, कुछ स्टेप है जो याद रखना होगा आपको, है ना? यस। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। इसके बाद हमें कर्वेचर शुरू करना है। पोलर फॉर्म में इतना ही बताना था, और इससे ज्यादा क्वेश्चंस भी राइज नहीं होते, कुछ ही क्वेश्चन राइज होते हैं, बट इन केस कभी आ जाए तो करना पड़ेगा, इसलिए कर। ठीक है, फिर प्रैक्टिस करना। ओके मैम। PDF शेयर कर देती हूँ आप लोगों को। हाँ PDF ना, ये वाला। चलो, ओके देन।